तो न्यूज नेशन पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और लोगों के बीच भी मतदान को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए आपको ताजा आंकड़े बता देते हैं जो अभी तक के आए हैं सामने। 1 बजे तक उत्तर प्रदेश में 35% मतदान हो चुका है। उत्तराखंड की बात करें तो 41%, जी हाँ, बम्पर वोटिंग इसे कह सकते हैं आप। गाजियाबाद में दोपहर 1 बजे तक 30% मतदान है। तो मेरठ में 42% मतदान हुआ है। 1 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में दोपहर 1 बजे तक 37% मतदान अभी तक हो चला है और ये लगातार तस्वीर सामने भी आ रही है। उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 35% कुल मिलाकर मतदान, तो उत्तराखंड में 41% मतदान हुआ। कहा जा सकता है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये प्रतिशत और बढ़ेगा। हालांकि अब चूंकि गर्मी का मौसम है, हालांकि इस दौरान जरूर थोड़ा सा लोगों की भीड़ कम जरूर होती हुई नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से अभी तक जो प्रतिशत सामने आए हैं वो बेहद खास है। लेकिन ये वाकई देखना होगा कि जहां हम 11 बजे तक 24% उत्तर प्रदेश में देख रहे थे, अब 1 बजे तक एकाएक इसमें इजाफा हुआ है। चलिए मेरे सहयोगी विद्या के पास चलते हैं, वो कुछ आंकड़े हमारे साथ लेकर आए। जी हाँ, हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि अब तक कहां कितना मतदान हुआ है, यानी कि कौन से राज्य में कितना प्रतिशत वोट डल चुका है, किस सीट पर। लक्षद्वीप में देखिए 23% मतदान हो चुका है। इसके अलावा अगर आगे बढ़े असम की बात करें तो यहां पर 12% मतदान हो चुका है। थोड़ा सा यहां पर अभी मतदान स्लो है, लेकिन नागालैंड की बात करें तो 14% मतदान नागालैंड में हुआ है। यूपी में 24% मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 15% लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। बिहार में 14% लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल अभी तक कर चुके हैं। उत्तराखंड में भी 24% मतदान हो चुका है और पश्चिम बंगाल में 38% मतदान अभी हुआ है। तेलंगाना में 23% मतदान हुआ है। तो मेघालय में 27% मतदान हो चुका है। चंडीगढ़ में 17% मतदान हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 17% मतदान हो चुका है। 2 सीटों पर यहां पर आज वोटिंग हो रही है। त्रिपुरा में 27% मतदान हो चुका है। यहां पर भी लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। नवेद, शुक्रिया विद्या। तो ये आंकड़े 11 बजे तक के हमने आपको दिखाए कि किस तरीके से राज्यवार कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। हम लगातार आपके सामने आंकड़े भी रख रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ बने हुए, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील पंडित जी और एनके सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके सिंह साहब, जिस तरीके से ये मताधिकार अब बढ़ता जा रहा है, वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, 11 बजे तक जहां 24% था और वहीं अब बढ़कर 1 बजे उत्तर प्रदेश में 35 हो गया है, किस तरफ दिखाता है? ये महागठबंधन की लहर चल रही है, क्या चल रहा है, या ये बीजेपी वापस से आ रही है, क्या दिखाता है? अगर आप इसको एंड रिजल्ट तक ले जाएं तो ये जो ट्रेंड है जो हम मॉर्निंग से वॉच कर रहे हैं, ये आपको 65 से ऊपर जाने वाला ट्रेंड है। और आपको याद होगा कि भारत के इतिहास पे 66% वोट नेशनल लेवल पे ये पहली बार 2014 में हुआ था। इसके पहले 16 जो असेंबली 16 जो पार्लियामेंट्री वो चुनाव हुए, उसमें 10 में 60 से कम रहा है, सिर्फ 6 में ही 60 से ज्यादा रहा है। लेकिन ये जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है ये 70% का है। तो इसके इंटरप्रिटेशंस है। ये जाहिर है कि संघ के एक कमिटेड कार्यकर्ता का कैडर है जो कि लोगों को घर से बाहर निकालता है। यही जब गोरखपुर के चुनाव में नहीं हुआ था तो पोलिंग टर्नआउट काफी नीचे आ गया, बीजेपी हार गई थी। तो जाहिर है कि काफी मुश्किल शिद्दत से संघ के लोग कर रहे होंगे। लेकिन जो काउंटर पोलराइजेशन है वो भी उतने ही उत्साह से, खास करके माइनॉरिटीज। सर, इस पर हम चर्चा आगे भी करेंगे, बहुत समझेंगे। यूपी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नितिन गडकरी कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। लड़ रही है। इसके पहले 2014 के चुनाव में यूपीए सरकार के प्रति नाराजगी थी और हमारे प्रति, मोदी जी के प्रति, हमारे पार्टी के प्रति एक होप थी। उस होप में हमने आशा, अपेक्षा और आकांक्षा को प्रत्यक्ष रूप में करके दिखाया और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, ये मेरा विश्वास है। आपके खिलाफ जो प्रतिद्वंदी है नाना पटोले, उनको आपने खुद बीजेपी में लाया था, आज आपके खिलाफ वो वोट मांग रहे हैं। तो लोकतंत्र में होता ही ऐसा। वैसे वो हर बार पार्टी बदलते, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में नाराज हुए, वहाँ उन्होंने असंतुष्ट करके नाम कमाया, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी में काम किया, फिर कांग्रेस में गए, अगले चुनाव में और कोई पार्टी में जाएंगे।
7 सीटों पर वोटिंग हो रहा है महाराष्ट्र में, कितनी सीटें जीतेगी 7 में से बीजेपी पहली दौर? 7 के 7 ही जीतेंगे। अब सब लोगों ने तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जो लड़ाई है, जो बड़े चेहरे हैं वो कौन कौन से हैं, और बड़े चेहरों ने अब जब वोट डाला है तो उसके बाद उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। आरएलडी उम्मीदवार तबस्सुम हसन क्या कह रही हैं, ये वो सुन लेते हैं। जब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो कम्युनली कर देते हैं हर चुनाव। उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता, अपने वोट को सीधा खड़ा करने के लिए वो यही लाइन देते हैं। तो ये इसका प्रभाव है क्षेत्र में, ऐसा है इस बार? वो होता है, उनके अपने वोटर में होता है, हमारे वोटर में नहीं। पता ये चला है कि महागठबंधन के लोग अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए इस तरीके का वोट दिया जाए। जो कर्म में विश्वास नहीं करते, जिन्हें जनता को लूटने के लिए राजनीति में, जिन्हें जनता के बीच में नहीं रहना, वो धार्मिक और जातीय आधार पर वोट मांगते हैं। संजीव बालियान अपने काम और नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो सबके अपने अपने दावे हैं, और जिस तरह से आज पहले चरण का मतदान है, आपने नितिन गडकरी को भी सुना, उसके अलावा चाहे बात तबस्सुम हसन की बात करें तो वो भी अपनी अपनी जीत का दावा करती हैं, संजीव बालियान का भी अपनी जीत का दावा है। लेकिन जिस तरह से सुशील पंडित जी, हम यूपी की बात कर रहे थे और वोट प्रतिशत 1 बजे तक जो 35% में नजर आता है, कहा जाता है कि दिल्ली की जो गति है वो उत्तर प्रदेश से बनती हुई नजर आती है। 2014 के बाद में इस तरह से अभी तक का अगर वोट प्रतिशत नजर आता है तो इसको हम किस तरह से समझे, इसके क्या मायने समझे जाएं? देखिए, इसके लिए आप 2014 के चुनाव का अगर संदर्भ लें, विपक्ष बिखरा हुआ था और नरेंद्र मोदी वेव लहर जो थी वो सर चढ़ के बोल रही थी, और इसका कॉम्बिनेशन आपको वोटर टर्नआउट में दिखाई पड़ा। आज न वो कांग्रेस के प्रति भयानक गुस्सा है, न वो भाजपा नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लहर है, लेकिन एक दूसरा फैक्टर है जो कि बिखरे हुए विपक्ष की जगह एकमुश्त विपक्ष है। तो इन मेजर ब्रॉड फैक्टर्स को अगर आप सामने रखें तो ये जो कांटे का मुकाबला हो गया है, दो धुरी मुकाबला हो गया है, ये इस वक्त ड्राइव कर रहा है, क्योंकि एक एक वोट जो है वो महत्वपूर्ण हो गया है। दो धुरी मुकाबले में थोड़ा सा भी मार्जिन जीत हार पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, और इसलिए सब पूरी तरह जूझ रहे हैं इस चुनाव में नतीजा अपने पक्ष में करने को, और ये नतीजा इसका नतीजा है कि एक बड़ा वोटर टर्नआउट दिखाई पड़ रहा है। चलिए एक और डिटेल आ रही है, वो अब तक पहुंचा देते हैं तमाम दर्शकों तक। बिहार को लेकर कुछ आंकड़ा आया है, 34% मतदान अभी तक होने की जानकारी निकल के आई है। बिहार में 1 बजे तक 34% मतदान हुआ है। बिहार की जमुई सीट की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 29% मतदान हुआ है। बिहार के औरंगाबाद सीट पर 35% मतदान हुआ है। वहीं बिहार की गया लोकसभा सीट पर 33% मतदान होने की जानकारी आ रही है, और नवादा में 1 बजे तक 37% मतदान हुआ। हालांकि इसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब 11 बजे तक की हम बात कर रहे थे तो 18% था, बहुत ज़्यादा नहीं था, और अब 34% एक आंकड़ा सामने आया बिहार से, जो एक ठीक आंकड़ा है। यासिर मुश्ताक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं एक बार पहले, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यासिर मुश्ताक हैदराबाद से हमारे साथ दोनों। यासिर, अभी वहां से तस्वीरें जो सामने आई हैं, कई अब स्थिति ऐसी आ रही है कि टक्कर इतनी कड़ी है कि अब कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ने लगे। जी बिल्कुल, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह पर जो है हाथापाई की नौबत तक पहुंच गई है, क्योंकि मुकाबला जो है कांटे की टक्कर है दोनों में, चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी में। तो लिहाजा कार्यकर्ता भी जो है वो भी आपस में बिट गए हैं कई जगह पर, और हमने देखा कि किस तरह से टीडीपी ने पहले कहा कि ईवीएम्स नहीं चल रही है, कई जगह पे दिक्कत आ रही है ईवीएम्स को लेकर, उसको लेकर भी बवाल हुआ है। अभी कुछ देर पहले जो है करनूल में टीडीपी के जो काउंसलर है उनको पैसे बांटते हुए पकड़ा गया है, एक वीडियो आया है। तो लगातार जो आंध्र प्रदेश से खबरें आ रही है, दोनों के बीच जो है मुकाबला है, कांटे की टक्कर चल रही है। देखता होगा शाम तक किस तरह से रुख बदल जाता है आंध्र प्रदेश का। बिल्कुल, यानी कि छुटपुट घटनाओं के साथ में इस तरह की तस्वीरें नजर भी आ रही हैं। विजयवाड़ा से श्री प्रपंच हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। श्री प्रपंच, 1 बज चुका है और अभी तक की अगर तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर क्या तस्वीर अभी नजर आती है, ये भी बताइए। श्री प्रपंच, हम बता दें कि आंध्र प्रदेश में कई सारे ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही संवेदनशील इलाके हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी
ऐसे कई सारे जैसे अनंतपुर है, गुंटूर है, इन सभी इलाकों को संवेदनशील ही घोषित किया था। और ऐसे ही जगह पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कई सारे जो टीडीपी और वाईएसआरसीपी यानी जगन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के जो कार्यकर्ता हैं लगातार एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और कई सारे जगहों में हिंसा का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और एक और तौर पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी और वाईएसआरसीपी ने दोनों ने इलेक्शन कमीशन को लेटर जारी किया है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कि एक तरफ टीडीपी कह रहा है कि वाईएसआरसीपी और जगन रेड्डी वहाँ पे हिंसा का प्रदर्शन कर रहा है, इनफैक्ट वही दूसरों को इनफैक्ट हिंसा के अंदर ला रहे हैं, वही दूसरों पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वाईएसआरसीपी और जगन रेड्डी टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू पे आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग ही अटैक कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला कई जगहों पे देखने को मिल रहा है। और हम ये भी बता दें कि टीडीपी के एमएलए और स्पीकर, असेंबली के स्पीकर पर भी हमला हुआ था। तो कुल मिलाकर लड़ाई बड़ी तगड़ी है यहाँ पर। उसके पीछे वजह है सीधा विधानसभा और लोकसभा दोनों की आन दांव पर लगी जी पर नहीं किया गया है। हम ये भी बता दें कि ठीक है श्री प्रपंच, अभी कार्रवाई नहीं की गई, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल आप बने रहिए। हम बता दें कि अभी भी कार्रवाई पर जी चलिए आते हैं श्री प्रपंच आपके पास। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, श्री प्रपंच और यासिर मुश्ताक भी हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने प्रथम चरण के मतदान से पहले ज्यादा सफलता मिलने का दावा किया है। हमारे संवाददाता विकास चंद्रा ने उनसे खास बातचीत की है, वो दिखाते हैं। साथ बात करने के लिए बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। अभी तक की जो वोटिंग हुई है, पार्टी कितनी उम्मीद रख रही है इन 91 सीटों पर? देखिए, मोदी वेव है और 2019 में मोदी जी को प्रधानमंत्री लोग बनाने के लिए मन बना चुके हैं। और जिन जगहों पे मैं गया हूँ वहाँ पे जो पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने जो काम किया है गांव गरीब किसानों के लिए, वो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और वो एक भरोसा है कि मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और जो बचे हुए काम है उसको और काम करेंगे लोगों को। 2022 का जो न्यू इंडिया का जो संकल्प है वो उसको पूरा करेंगे। अधिक से अधिक युवा निकले और निकल भी रहे हैं। युवा महिला मतदान अधिक से अधिक कर भी रहे हैं और अधिक करना चाहिए। इस लोकतंत्र के पर्व को सबको निर्वहन करें और मोदी जी को 2019 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लें। आपने एक मिशन भी चलाया है कि पहला वोट मोदी को, जो पहली बार जो युवा वोट करेंगे उनके लिए। और हर लोकसभा में एक एवरेज है कि 1.5 लाख नए युवा हैं। उन युवाओं में से कितने आपके साथ हैं? क्या आकलन पार्टी? देखिए, युवा मोदी जी के साथ हैं और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया, युवाओं के लिए भी काम किया। और जो नया भारत का संकल्पना लेके चल रहे हैं कि 2022 में सभी के पास स्वच्छ पीने का पानी हो, सभी घरों में बिजली हो और इसका गरीबी मुक्त भारत हो, आतंकवाद नहीं हो, अलगाववाद न हो, यह जो संकल्प लेके चल रहा हूँ वह युवाओं को बहुत पसंद है। युवाओं को मोदी जी पे भरोसा विश्वास है। यानी बीजेपी जहां अब तक नहीं जीती है वहां भी बीजेपी जीतेगी और मोदी का वेव चल रहा है। इसकी उम्मीद बीजेपी को है कि मोदी के सहारे वो फिर से केंद्र में सरकार बना लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आंध्र प्रदेश पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तुरंत लौट रहे हैं।